तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक नॉर्वेजियन डिजास्टर थ्रिलर सीरीज को। इस सीरीज का नाम है ला पाल्मा और इस सीरीज में टोटल 4 एपिसोड्स हैं जो लगभग 40 से 45 मिनट की है। कहानी बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कहानी की शुरुआत होती है ला पाल्मा नाम के एक आइलैंड को दिखाते हुए जो कि स्पेन के पास में है, और उसी आइलैंड के बोनीता बीच में हम कुछ टूरिस्ट को देखते हैं जो बोट में आइलैंड घूमने के लिए आए हुए थे। एक लड़की अपने दोस्त के साथ सेल्फी ले रही थी, तभी वो देखती है कि उसका एक ईयररिंग उसे नहीं मिल रहा था। उसकी दोस्त पानी में कूद जाती है स्विमिंग करने के लिए, लेकिन तभी अचानक पानी उबलने लगता है और वो लड़की जो पानी में स्विमिंग करने के लिए कूदी थी वो मर जाती है क्योंकि पानी बॉयल होने लगा था। कैप्टन बोट को तुरंत वहां से निकालना चाहते थे, लेकिन वो लड़की कहती है कि उसकी दोस्त नीचे रह गई है कि तभी नीचे से बोट टूट जाता है और सारे टूरिस्ट मारे जाते हैं। अब हमें ला पाल्मा के बारे में बताया जाता है कि 1949 के समय से ये आइलैंड एक टाइम बॉम्ब बना हुआ है, क्योंकि 1949 के समय एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था, जिसके बाद कई सारे भूकंप के झटके भी महसूस हुए और इस वजह से ज्वालामुखी के ऊपर एक फॉल्ट लाइन बन गया है। लोगों का मानना है कि ये आइलैंड नष्ट होने के कगार पे है। बस इंतजार ये है कि आखिर ये कब होगा। इसके बाद हम मिलते हैं एक परिवार से, फेडरिक, उसकी पत्नी जेनिफर और उनके दोनों बच्चे सारा और टोबायस। वो सभी क्रिसमस की छुट्टी के लिए ला पाल्मा आइलैंड आए हुए थे। वो एक होटल में आते हैं और होटल का ओनर उन सभी को पहचानता था और उन लोगों की बातें होने लगती है और फेडरिक अपने परिवार के साथ यहाँ 7 साल से आता है। फ्रेडरिक अपने लिए एक कार रेंट में मंगवाने के लिए बोलता है। फिर वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहता है कि मैं आपके लिए एक अपार्टमेंट का इंतजाम कर सकता हूँ, जिससे कि वो लोग हैरान हो जाते हैं। पूरा परिवार अपने अपार्टमेंट के लिए आते हैं और अंदर आकर वो लोग अपना अपना कमरा चेक करने लगते हैं और ये जगह सच में बहुत ही बड़ा और शानदार था। इसके बाद वो लोग स्विमिंग में जाने की तैयारी करते हैं और सारा को वहां पर एक ईयररिंग मिलता है और ये शायद उसी लड़की का है जिसे हमने पहले देखा था। खैर, इधर जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में एना, अल्वारो और हाकुर वॉल्केनिक एक्टिविटी मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि आइलैंड में फिर से अजीब चीजें होना शुरू हो गई है। उन लोगों को बोनीता बीच में जो हादसा हुआ उसके बारे में भी न्यूज़पेपर से पता चलता है। अल्वारो इस सब से थोड़ा टेंशन में था क्योंकि सारे टूरिस्ट मारे गए थे। इधर मैरी नाम की लड़की अपने कंप्यूटर में देखती है कि उन लोगों ने जो नए मॉनिटरिंग यूनिट सेट करवाए थे पहाड़ में, उसका कनेक्शन कट हो गया था और लास्ट डाटा कल का है। हाकुर कहता है कि जरूर तुमसे कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, इसीलिए वो लड़की कहती है क्यों ना हम लोग जाकर चेक करें। इसीलिए दोनों पहाड़ के पास में आते हैं और वहाँ उन्हें कुछ टूरिस्ट देखते हैं जो वोल्केनो के पास में घूमने के लिए आए थे। मैरी हाकुर को बताती है कि वो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रही थी जिसमें वो देखना चाहती है कि अंडरग्राउंड वाटर के वजह से पहाड़ों में किस तरह का बदलाव आता है। उन्हें उनका ट्रांसमीटर दिख जाता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम है क्या। फिर दोनों पहाड़ के अंदर मतलब गुफा के अंदर जाते हैं और मैरी हर जगह बहते हुए पानी को देखती है और कहती है कि ये सब तो पहले हो नहीं रहा था, और पानी के सैंपल को वो अपने पास रख लेती है। दोनों वहां पर बहुत सारे चमगादड़ को मरे हुए देखते हैं और एयर क्वालिटी चेक करने पर पता चलता है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। वो लोग अंदर आते हैं तो मैरी देखती है कि उनका इक्विपमेंट टूटा हुआ था और ऊपर में उन्हें बहुत बड़ी दरार नजर आ रही थी, जिससे कि वो दोनों टेंशन में आ गए थे। अब वापस से फेडरिक और जेनिफर को देखते हैं और सारा बताने लगती है कि कल एक टूरिस्ट बोट में हादसा हो गया था और सभी लोग मारे गए। जेनिफर प्लान बनाती है कि वो लोग इस बार बहुत घूमने वाले हैं, लेकिन सारा वहां पर एक लड़की को देखती है और बस उसे देखते ही रहती है। यहाँ उन चारों की बातों से अंदाजा हो जाता है कि जेनिफर और फेडरिक के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है और उनके बेटे टोबायस को ऑटिज्म है। सारा बस उस दूसरी लड़की को घूरे ही जा रही थी। अल्वारो कुछ बच्चों को वोल्केनो के बारे में बता रहा था और मैरी और हाकुड़ आकर उसे बताने लगते हैं कि उन्हें पहाड़ के अंदर दरार देखने को मिली जो कि 1 हफ्ते पहले नहीं था। अंदर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था और हाल फिलहाल में कुछ तो वहाँ हुआ है। मैरी कहती है कि इस साल बारिश का मौसम काफी लंबा चला है और इस वजह से तापमान भी बढ़ा है। अल्वारो इसके बारे में टेंशन नहीं लेता, कहता है कि पहाड़ तो हमेशा हिलते ही रहते हैं तो दरार तो आएंगे ही, और गैस के तो छोटे मोटे पॉकेट्स पहाड़ के अंदर देखने को मिलते ही हैं। लेकिन मैरी कहती है कि हमें फिर भी चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि इन सारे लक्षण का मतलब यही है
कुछ तो आने वाला है। लेकिन अल्वारो उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। अल्वारो एक डॉक्टर को कॉल करता है जिसने सारे टूरिस्ट का ऑटोप्सी किया था जो कल बोट वाले हादसे में मारे गए। डॉक्टर बताता है कि आज एक बॉडी आई है। अल्वारो डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे एक बार फोन करके बता देना। हाकुर मेरी को बताने लगता है कि 1949 में आइलैंड में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटा था। इतना बड़ा फॉल्ट बन गया था कि तुम उसमें आराम से चल भी सकती हो। अभी 20 साल पहले कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी, एक और ब्लास्ट से ये पहाड़ पूरी तरह से खींचकर समंदर में गिर सकता है और यहाँ 500 क्यूबिक किलोमीटर पत्थर की बात हो रही है। अगर ये समंदर में गिर गया तो सुनामी आ जाएगा। मैरी इस बारे में लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन हाकुर बताने लगता है कि तुम सही हो, लोगों को जानने का हक है। अल्वारो को भी ऐसा ही लगा था जब 2021 में एक इरप्शन हुआ था, लेकिन ये जाने के बाद लोगों में उथल पुथल मच गई, इसलिए उसकी नौकरी जाते जाते बची और इस वजह से अल्वारो तुम्हें ये सब करने नहीं देगा। फिर मेरे यूट्यूब पर सुनामी के बारे में वीडियो देखते रहती है जो कभी भी इस आइलैंड में आ सकता है। फिर वो घर जाती है जहाँ वो अपने भाई एरिक के साथ रहती है जो खाना बना रहा था, जिससे कि वो हैरान हो गई थी और उसका भाई बताता है कि उसे उसका नया डाइविंग प्रोजेक्ट मिल गया है। वो अपने बहन को टर्टल फोरम के बारे में बताता है, कहता है कि इस जगह पर कुछ तो अजीब हो रहा है। सारे टर्टल्स उस जगह इकट्ठा हो रहे हैं और कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं और लोगों का मानना है कि ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। डॉक्टर अल्वारो को डेड बॉडी की फोटो दिखाते हैं जो सभी के सभी लोग जल गए थे बहुत ही गर्म गैस के वजह से, और इन सभी के लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिला। डॉक्टर बोलते हैं कि पानी इतना गर्म हो गया होगा कि बोट के नीचे का कांच टूट गया। डॉक्टर अल्वारो से पूछते हैं कोई चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन अल्वारो बस स्माइल करके वहां से चला जाता है। जेनिफर अकेले वॉक पर चली जाती है क्योंकि उसका पति फ्रेडरिक अपने लिए काफी सारा स्नैक्स मंगा लेता है। इधर सारा से वो लड़की बात करने के लिए आ जाती है और उससे उसके भाई के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारे भाई को कोई प्रॉब्लम है क्या। सारा कहती है उसे ऑटिज्म है। फिर वो लड़की सारा को वॉलीबॉल खेलने के लिए बोलती है। सारा मना कर देती है क्योंकि उसे अपने भाई का ख्याल भी रखना था। फ्रेडरिक अपनी बेटी से कहता है तुम्हें अगर जाना है तो जा सकती हो, यहाँ आई हो तो थोड़ा मस्ती करो। सारा के जाने के बाद वो अपने बेटे टोबायस को भेज देता है पानी में कॉइन ढूंढने के लिए और वो अपनी पत्नी को देखता है रिसेप्शनिस्ट से बात करते हुए। सारा चली जाती है वॉलीबॉल खेलने, लेकिन तभी उसके पापा वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि टोबायस नहीं मिल रहा। इससे पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। आखिर में उन्हें टोबायस मिल जाता है जो कि टर्टल्स को देख रहा था जो कि इस आइलैंड से कहीं दूर जा रहे थे। एरिक भी टर्टल्स को फॉलो करने लगता है। मैरी गुफा से जो पानी की सैंपल्स ली थी उसकी वो जांच की है और बताती है कि पहाड़ की चोटी से अंदर आने में पानी को 30 साल लग गए। जैसे जैसे वो चट्टानों से गुजरेगा पानी में मिनरल्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन आज के सैंपल्स में कोई मिनरल है ही नहीं और मिनरल्स ना होने की वजह से पानी को ऊपर से नीचे आने में बस कुछ हफ्तों का समय लगा या फिर कुछ दिन। मतलब कि उन लोगों ने जो दरार देखा हो सकता है वो पहाड़ की चोटी तक खुला हुआ है। हाकुर जब पहाड़ की तस्वीर देखता है तो बताता है कि हम लोग जिस गुफा के अंदर गए थे वो 1949 के दरार के ठीक नीचे ही था। कहने का मतलब ये है कि जिसका डर था वो सच होने वाला है। पहाड़ खिसकने वाला है और सुनामी आने वाली है। वो दोनों दोबारा से जाकर चेक करना चाहते हैं बस श्योर होने के लिए। इधर होटल में हम सारा को देखते हैं जो उसी लड़की के प्रोफाइल को देख रही थी। इधर जेनिफर आकर अपने पति को बताती है कि वो दूसरे बीच में चली गई थी जो कि बहुत ही सुंदर था। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं और वो फ्रेडरिक से पूछती है कि तुम लोगों का दिन कैसा गया, तो वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक ही था। फिर वहां पर रिसेप्शनिस्ट आ जाता है और वो जेनिफर को और भी कई अच्छे जगह के बारे में बताने लगता है। फ्रेडरिक पूछता है हमारे लिए गाड़ी आ गई है। रिसेप्शनिस्ट बोलता है फिलहाल कोई गाड़ी नहीं मिल रही। फ्रेडरिक गुस्सा हो जाता है, कहता है मैंने तुम्हें सुबह ही बोला था और अभी तक तुमने गाड़ी का इंतजाम नहीं किया। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे बोलता है मैंने अपने भाई को कॉल किया है, उसके गाड़ी का शोरूम है, वो आपको BMW दे देगा। फ्रेडरिक अपने दिमाग को शांत करता है और जेनिफर अपने पति को ही सुनाने लगती है कि वो हमें यहाँ रहने के लिए अपार्टमेंट दिलवाया, BMW घूमने के लिए दे रहा है और फिर भी तुम उस पर चिल्ला रहे थे। फ्रेडरिक बोलता है कि वो तुम पर लाइन मार रहा था, मैंने देखा। अब ये सुनकर जेनिफर नाराज होकर चली जाती है। मैरी और हाकुड़ पहाड़ की चोटी तक आते हैं और उन्हें फॉल्ट लाइन दिख जाता है जो कि फिर से खुल चुका है। सारा अपने पापा से बात करने आती है और उनसे पूछती है आपके और मॉम के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या। फ्रेडरिक कहता है कुछ भी तो नहीं, सब कुछ ठीक ही है। सारा जानती है कुछ भी ठीक नहीं है और वो लोग बात कर ही रहे होते हैं और फ्रेडरिक सारा से कहता है कि तुम भी थोड़ा एंजॉय किया करो, अपने लिए कोई स्वीट हार्ट ढूंढ लो।
तभी अचानक से हल्का सा झटका महसूस होता है। इधर इंस्टीट्यूट में एना हैरान कर देने वाली रीडिंग देख सकती है। दूसरी तरफ पहाड़ के ऊपर मैरी एक इक्विपमेंट लगाती है और एना अल्वारो को बताती है कि लेवल 5 का शुरुआती अर्थक्वेक आ रहा है और पहाड़ में गैस की मात्रा बढ़ रही है। तभी अल्वारो उसे कॉल करता है और मैरी बताती है कि वो हाकुड़ के साथ पहाड़ के ऊपर आई है चेक करने के लिए और उन्हें भी रीडिंग मिली है कि 1949 वाली दरार बढ़ रही है। अल्वारो उसे कहता है तुम लोग तुरंत वहां से निकलो क्योंकि कभी भी वो गैस वहां से निकल सकती है। तभी दरार से गैस निकलने लगती है और वो लोग भागने लगते हैं। मैरी को वहां पर कैंपिंग वाले लोग भी दिखते हैं और उन्हें वो सावधान करने लगती है कि गैस जहरीली है और वो उन सभी को वहां से निकालने लगती है। जहरीले गैस से खुद को बचाने के लिए वो लोग कपड़े में पानी डालते हैं और मुंह ढक लेते हैं, लेकिन दौड़ते हुए मैरी रास्ता भटक जाती है और वो लड़खड़ा कर गिर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैरी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो अल्वारो उसे मिलता है जो बताता है कि हाकुर को बहुत ज्यादा पॉइजनिंग हुई है, इसीलिए उसे कोमा में भेजना पड़ा, मगर वो ठीक हो जाएगा। और बाकी कैंपिंग वाले लोगों की बात की जाए तो वो लोग जिंदा नहीं बच पाए। वो मैरी को बताता है कि उस जगह को बंद कर दिया गया है और अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। मैरी उसे समझाती है कि आपको कोई तो स्टेप लेना पड़ेगा। अल्वारो बोलता है ऐसा करने से लोगों में भगदड़ मच जाएगी और अगर हम फिर से गलत हो गए तो हमारा मजाक बन जाएगा। मैरी बताने लगती है कि 2004 में जब वो 10 साल की थी तो वो अपने परिवार के साथ हाईलैंड में क्रिसमस मना रही थी और उसी समय वहाँ सुनामी आया था जिसमें कि उसके मम्मी पापा मारे गए। उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। अगर उन्हें चेतावनी दी गई होती तो शायद उसके मम्मी पापा जिंदा होते। इसीलिए अल्वारो से कहती है कि आपको लोगों को बचाना होगा। फिर वो अपने भाई एरिक को फोन करती है जो बताता है कि वो टर्टल्स को देखने के लिए आया हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि टर्टल्स आइलैंड को छोड़कर कहीं चले गए हैं, शायद गैस के वजह से। मैरी अपने भाई से कहती है घर पर मिलने के लिए, जरूरी बात करनी है। इधर होटल में सारा उस दूसरी लड़की से जाकर बात करने लगती है। लड़की अपना नाम बताती है कि उसका नाम है चार्ली। चार्ली सारा का फोन लेती है और अपना नंबर उसे दे देती है। सारा उसे बताती है कि वो उसके सोशल मीडिया पर उसके फोटो को देखी। ये देखकर चार्ली अपने बॉयफ्रेंड डिदरिक पर गुस्सा करने लगती है। कहने लगती है कि मैंने कहा था ना कुछ भी अपलोड मत करना, इसे डिलीट करो अभी। सारा रोने लगती है क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करती थी उसका बॉयफ्रेंड है। अल्वारो और मैरी लपामा के मेयर से जाकर मिलते हैं और उन्हें सावधान कर देते हैं कि अगर ये ज्वालामुखी पूरी तरह से फट गया तो उसके बाद बहुत बड़ा लैंडस्लाइड और सुनामी दोनों आएगा। मेयर पूछती है कि तुम लोग कितने % श्योर हो। अल्वारो कहता है हम लोग अभी भी 100% श्योर नहीं है क्योंकि ये प्रकृति है, कोई मैथ्स नहीं। मेयर बोलती है कि तुम लोग पहले भी ऐसा कर चुके हो और बहुत लोगों की जान खतरे में आ गई थी। अल्वारो कह देता है कि हम लोग फिलहाल पब्लिकली कुछ अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के साथ एक मीटिंग करने की बहुत जरूरत है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जेनिफर और सभी लोग बाहर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन सारा वहाँ पे नहीं थी। फ्रेडरिक अपनी पत्नी जेनिफर के साथ घूमने जाने वाला था। कहता है कि मैं जाता हूँ और BMW गाड़ी लेकर आता हूँ। तभी वहाँ पर उनका फ्रेंड आता है और पूछता है कि आखिर उन लोगों का प्लान क्या है, आज वो लोग कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। फ्रेडरिक बोलता है कि वो लोग पहाड़ के ऊपर जाने का सोच रहे हैं, मगर वो दूसरा आदमी बोल देता है कि कुछ और सोच लो क्योंकि पहाड़ में गैस लीक हुआ है, कुछ लोगों की जान भी चली गई है, उस वजह से उस जगह को बंद कर दिया गया है। और उसी आदमी से जेनिफर को पता चल जाता है कि कल सुबह टोबायस खो गया था। अब इस बारे में वो कमरे में आकर अपने पति से बात करती है, पूछती है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है। जेनिफर बोलने लगती है कि वो कितने सालों से सिर्फ अपने बच्चों पर ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ आकर वो अपने लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन फ्रेडरिक इसमें उसका साथ दे ही नहीं रहा। फ्रेडरिक उसे कहने लगता है कि तुमने कभी अपनी बेटी पर ध्यान दिया भी है, वो छुट्टी में आकर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही। ये सब सुनकर सारा भी रोने लगती है। फ्रेडरिक अपने बेटे को लेकर चला जाता है स्विमिंग के लिए और गुस्से में सारा भी होटल से निकल जाती है। मैरी से मिलने के लिए उसका भाई एरिक पहुंच जाता है और वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हें नॉर्वे चले जाना चाहिए, फिलहाल तुम्हारे लिए यही बेस्ट रहेगा। लेकिन वो उसे वॉल्केनो के बारे में कुछ भी नहीं बताती, कहती है तुम जाओ और क्या करना है इस बारे में डिसाइड करो। जिस पर एरिक गुस्सा हो जाता और कहता है कि जैसे कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत परफेक्ट है, ना कोई दोस्त ना कोई बॉयफ्रेंड। अब गुस्से में वो वहां से जाने लगता है। मैरी उसे समझाने के लिए कहती है मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ सुनामी आने वाली है। एरिक गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी बोलोगी। अब फिर मैरी अंदर आकर रीडिंग देखती है और रीडिंग देखकर उसे पता चलता है कि जल्दी एक इरप्शन होने वाला है। इसके बाद हम नॉर्वे में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफिस को देखते हैं। वहाँ हम जेंस नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि सारा के अंकल हैं।
मतलब जेनिफर का भाई है। सारा जेम्स को कॉल करती है और अपने अंकल से वो पैसे मांगती है। जेम्स पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। सारा कहने लगती है क्योंकि पापा मम्मी हमेशा लड़ते रहते हैं और मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए मैड्रिड जाने के लिए मुझे टिकट बुक करना है क्योंकि मुझसे और सहा नहीं जा रहा। जेम्स बोलता है कि मैं सब कुछ संभालने की कोशिश करूंगा, मगर सारा फोन काट देती है और वो मैड्रिड जाने वाले फ्लाइट में चढ़ जाती है। तभी उसे चार्ली का मैसेज आता है कि आज के लिए सॉरी और मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर उसे जेम्स का कॉल आता है जिसे वो कट कर देती है। दूसरी तरफ झटके और बढ़ रहे थे और कभी भी एरप्शन हो सकता है, इसीलिए अल्वारो एना से बोलता है एयर ट्रैफिक वालों को कॉल करो और सारे प्लेन्स को रोक दो वरना सारे प्लेन्स क्रैश हो जाएंगे। फ्रेडरिक अपने दोस्त और अपने बेटे के साथ स्विमिंग पूल के सामने होता है। तभी उन्हें इरप्शन नजर आता है, लेकिन ये सिर्फ ऐश था, मतलब राख, और इस झटके से सभी लोग हिल जाते हैं। मैड्रिड वाले फ्लाइट को टेक ऑफ करने से मना कर दिया जाता है, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी और वो लोग टेक ऑफ कर चुके थे। जेनिफर अपने पति के पास आती है, बोलती है मुझे जेम्स का कॉल आया था और सारा एयरपोर्ट गई है और उसका पासपोर्ट होटल में नहीं है और शायद वो मैड्रिड जाने वाले फ्लाइट में होगी। तभी वो अपने ही सामने मैड्रिड वाले फ्लाइट को क्रैश होते हुए देखते हैं और उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं उनकी बेटी उस फ्लाइट में तो नहीं थी। में और प्लेन क्रैश को देखकर दहल गई थी। जेम्स को भी न्यूज के जरिए पता चलता है कि मैड्रिड जाने वाला प्लेन क्रैश हुआ और बहुत लोग मारे भी गए। अब ये सब देखकर वो थोड़ा घबराने लगता है। जेनिफर और फ्रेडरिक हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं क्योंकि कुछ सर्वाइवर्स को वहां पर पहुंचाया गया था। वो लोग अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं और अंदर में उन्हें एक लड़की दिखती है जिसका ऑपरेशन हो रहा था, मगर नर्स उन दोनों को रोकती है और आखिर में एक पुलिस ऑफिसर आकर उन दोनों को वहां से ले जाती है। अल्वारो और एना और मेरी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें फिलहाल इस आइलैंड से लोगों को निकालना जरूरी है, लेकिन ऑफिशियल्स कहते हैं कि ऐसा करने में लोगों की जान भी जा सकती है, हमें पहले श्योर होना होगा। अल्वारो कहने लगता है कि अगर राख के जगह लावा निकलने लगा तो हमारे पास कुछ दिन के जगह कुछ घंटे का समय बचेगा। पूरा पहाड़ समंदर में जा गिरेगा और उसके बाद एक बहुत ही भयंकर सुनामी आएगा, मगर ऑफिशियल्स समझने का नाम ही नहीं लेते। अल्वारो समझ गया था कि ऑफिशियल से कुछ होने वाला तो है नहीं और फ्लाइट भी बंद है, कम से कम फेरीज तो चल रही हैं, तो उन्हें पानी के रास्ते लोगों को निकालने के बारे में सोचना चाहिए। और वो एना और मेरी से कहता है यहाँ से निकल जाने के लिए। मेरी जाने से पहले अल्वारो को गले लगाती है और फिर वो अपने घर पहुंचती है, लेकिन वहां पर उसका भाई एरिक नहीं था। वो उसे फोन लगाती है तो वो फोन भी नहीं उठाता, जिससे वो टेंशन में आने लगती है। इधर पुलिस ऑफिसर जेनिफर को पैसेंजर की लिस्ट दिखाती है और जो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है उनके नाम में टिक लगा हुआ है और बाकी लोग लापता हैं, लेकिन उनकी बेटी के नाम के सामने टिक था ही नहीं, मतलब सारा लापता है। ऑफिसर उनसे बोलती है कि आप लोग अपने घर जाइए, हमें कुछ भी पता चलेगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वो दोनों होटल आते हैं तो वहां पर सारा को वो लोग देखते हैं जो बिल्कुल ठीक है और वो तीनों गले लगकर रोने लगते हैं क्योंकि आज तो वो सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। जेम्स ऑफिस से निकलता है तो उसकी कलीग कैरिन उसे पूछती है कि तुम्हें सारा के बारे में कुछ पता चला। जेम्स कहता है कि हाँ वो ठीक है, वो टेक ऑफ होने से पहले ही उतर गई थी। सारा चार्ली से मिलने के लिए पहुंच जाती है पूल के पास और चार्ली बताने लगती है कि मेरे मॉम डैड को पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर गुस्सा हो गई थी। मैं अपने पेरेंट्स को क्रिसमस में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे उनसे दूर आना था। सारा उसे बताती है कि वो उस प्लेन में थी जो आज क्रैश हो गया, टेक ऑफ होने से पहले वो उतर गई थी। चार्ली पूछती है तुम उतर क्यों गई? सारा स्माइल करके कहती है क्योंकि तुम्हारा मैसेज आया था। चार्ली उसे कह देती है कि वो उसे पसंद करती है और ये सुनते ही चार्ली उसे किस कर लेती है। मेरी को उसका भाई कॉल करता है और वो तुरंत भागते हुए बार पहुंचती है जहां पर लोकल पुलिस एरिक को अरेस्ट करके ले जा रहे थे। अपने भाई को बचाने के चक्कर में वो गलती से एक पुलिस वाले को मुक्का मार देती है और पुलिस वाले मैरी को अरेस्ट करके ले जाते हैं। मैरी एरिक से कहती है जितना जल्दी हो सके आइलैंड को छोड़कर निकल जाओ। आधी रात में जेंट्स को कॉल आता है और वो तुरंत अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है और अपने लोगों से कहता है तुरंत ऑफिस आ जाने के लिए। अब ऑफिस में सारे लोग वॉल्केनो के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पहले इरप्शन में बहुत लोगों की मौत हुई है और एक प्लेन भी क्रैश हो गया। सुपीरियर बताती है कि इन इरप्शन की वजह से पहाड़ कमजोर हो गए हैं और एक बहुत बड़ा चट्टान समुद्र में गिर सकता है और इसके वजह से एक बहुत बड़ा सुनामी भी आएगा। हमारे पास बस कुछ दिन का समय है, लेकिन अगर लावा निकलना शुरू हो गया तो बस कुछ घंटों का समय बाकी है। अगले दिन एरिक अपनी बहन से मिलने के लिए जेल पहुंच जाता है। कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, एक वकील आया है, तुम्हें बाहर वो निकाल लेगा। वो अपनी बहन से पूछता है क्या तुमने सच कहा था कि सुनामी आने वाली है? मैरी कहती है हम लोग यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। वो उसे कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। होटल में देखते हैं सारा चार्ली के साथ ही सो गई थी। फिर वो अपने कमरे में आती है और उसके मम्मी पापा बालकनी में बैठे हुए थे और वो सारा पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे कि वो रात भर बाहर थी। जेनिफर जानती है
कि सारा किसी लड़की को पसंद करती है। पूछती है उसका नाम क्या है। सारा बता देती है चार्ली। सारा रोने लगती है और जेनिफर अपनी बेटी से पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। कोई बात नहीं, तुम कब से ऐसा फील कर रही थी। सारा कहती है हमेशा से, और इसी वजह से वो हमेशा अकेले रहना पसंद करती थी। जेनिफर अपनी बेटी को समझाती है कि तुमने जो भी किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और तुम रो क्यों रही हो, तुमने प्यार ही तो किया है और प्यार पागलपनी तो होता है। फ्रेडरिक और टोबायस स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। फिर वहां पर जेनिफर और सारा भी आते हैं और वो सभी लोग पूल में काफी मस्ती मजाक करने लगते हैं। वह दूसरी तरफ जेम्स देखता है कि लापामा जाने वाले सारे फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन एक फ्लाइट है जो अभी भी कैंसिल नहीं हुआ था, जिससे कि वो टेंशन में आने लगता है और वो तुरंत अपनी बहन जेनिफर को कॉल करता है और उसे बताता है कि वहाँ सुनामी आने वाली है, इतनी बड़ी कि वो पूरा आइलैंड तबाह हो जाएगा। तुम लोगों को वहां से निकलना होगा क्योंकि अथॉरिटीज कभी भी अनाउंस कर सकती है और वहां पर उसके बाद भगदड़ मच जाएगी, एयरपोर्ट क्लोज हो जाएगा। वो जेनिफर से कह देता है कि 20 मिनट के अंदर तुम लोगों को वहां से निकलना है और एक बोट तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, वहां से तुरंत निकलो। इसके बाद चारों कमरे में आकर अपना सामान पैक करने लगते हैं, लेकिन सारा चार्ली के बारे में फिक्र करने लगती है। जेनिफर चार्ली के पास जाने का सोचती है। चार्ली अपने कमरे में नहीं थी। जेनिफर सारा को समझाने लगती है हमें यहाँ से निकलना होगा, वो अपने कमरे में नहीं है, ये सुनामी आने वाली है और हमारे पास टाइम नहीं है। फ्रेडरिक एक आदमी का गाड़ी चुरा कर अपने परिवार को वहां से निकालता है। आखिर में वो लोग पोर्ट तक पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ फ्रेडरिक को वो गाड़ी वाले पकड़ लेते हैं और फ्रेडरिक से झगड़ने लगते हैं। खैर इधर जेनिफर अपने दोनों बच्चों के साथ बोट में बैठ जाती है और बोट निकल जाती है और फ्रेडरिक पीछे छूट जाता है। चार्ली अपने दोस्तों के साथ बीच में बैठी हुई थी और उसका मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया था। पावर बैंक से वो चार्ज करती है तो देखती है कि सारा का बहुत सारा मिस कॉल आया हुआ था और वो सारा को कॉल करती है और सारा उसे कह देती है कि पूरा आइलैंड खाली होने वाला है, तुम तुरंत वहां से निकलो एक बोट लेकर। तभी फोन का सिग्नल कट हो जाता है। जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में अल्वारो अकेला बैठा हुआ था। तभी उसे भयंकर रीडिंग्स देखने को मिलते हैं और सिग्नल कट हो जाता है और वो अथॉरिटी को कॉल करके बता देता है कि अगला इरप्शन होने वाला है, आइलैंड को खाली करवाना होगा। फ्रेडरिक आइलैंड से निकलने के लिए बोट मांगने जाता है, लेकिन रिसेप्शन वाली लड़की उसे फोन आता है और वो बोट देने से मना कर देती है और हर जगह सायरन बजने लगता है और तभी उसका दोस्त वहां पर आता है, बोलता है हमारे पास बोट है, मेरे साथ चलो। इधर हम हाकुर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में था और आखिरकार वो कोमा से बाहर निकल आया और वो देख रहा था कि लोगों को आइलैंड से बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। अब आखिर में फ्रेडरिक और उसका दोस्त आंट बोट में बैठ जाते हैं। तभी ज्वालामुखी फटता है जिससे कि हर जगह अफरा तफरी मच जाती है और इस बार लावा निकल रहा था, मतलब अब सुनामी आने में बस कुछ घंटे रह गए हैं। एरिक ये सब कुछ देखकर पुलिस स्टेशन के अंदर आकर पुलिस ऑफिसर से कहता है आपको सभी को छोड़ना होगा, लेकिन वो ऑफिसर कहती है मैं कैदियों को नहीं छोड़ सकती। एरिक अपनी बहन के बिना नहीं जाना चाहता। फ्रेडरिक जिस बोट में बैठा हुआ था एक औरत आ जाती अपने बच्चे को लेकर, लेकिन उसे बैठने नहीं दिया जाता क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी बैठ चुके थे। फ्रेडरिक उस औरत को अपनी जगह दे देता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैं अपने लिए इंतजाम कर लूंगा, तुम जाओ। और आखिर में वो बोट भी निकल जाती है। हाकुर अलवारो से मिलने आता है और उसे भी पता चलता है कि पहाड़ बिखर रहा है और उसने सरकार को बता दिया है आइलैंड को खाली करवाना है और इससे ज्यादा तो वो कुछ कर भी तो नहीं सकते। अलवारो हाकुर से कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो भी अपने लिए ग्लास लेकर आ जाता है और दोनों साथ बैठकर दारू पीते हैं और बोलते हैं कि लापामा में इतने बोट नहीं है कि सबको यहाँ से निकल पाए। अब वो लोग मान लेते हैं कि वो दोनों यही मरेंगे, लेकिन मरने से पहले वो लोग आखिरी बार मैदान में उतरना चाहते हैं। दूसरी तरफ लावा के वजह से बहुत ज्यादा तबाही हो रही थी। सारा जेंस को कॉल करती है और बताती है कि वो बोट में है लेकिन उसके पापा उसके साथ नहीं है, वो अभी भी आइलैंड में फंसे हुए हैं, क्या उन्हें प्लेन तो मिल जाएगा। जेंस कहता है कि मैं को रास्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ एक रिसर्चर आया हुआ था और वो करीन से बात कर रहा था, कहता है कि वो इन सारे सिचुएशन में काफी एक्सपर्ट है। जेंस अपने सुपीरियर से बात करता है और वो भी बताती है कि आइलैंड से बहुत कम लोग ही निकल पाएंगे और हम लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दिसंबर का महीना है और क्रिसमस के लिए बहुत लोग आ गए हैं। जेंस कहता है कि मेरी बहन का परिवार भी उस आइलैंड में है और उसके दोनों बच्चे भी उस बोट में है। वो जेंस से पूछती है कि तुमने ऐसी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन अपने परिवार के साथ शेयर कैसे की, अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ गया तब क्या होगा कि यहाँ काम कर रहे लोग अपने फैमिली को बचाने में लगे हुए हैं। फ्रेडरिक जेनिफर को कॉल करता है, बताता है कि वो अभी भी आइलैंड में ही है और वो अपनी पत्नी से कहता है बच्चों का ख्याल रखना चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, और वो जेनिफर से कह देता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो फोन कट कर देता है। और वो सभी लोग बोट से टेनेरिफ नाम के एक आइलैंड में जा रहे थे जो कि लापामा के सामने ही
नहीं है। जेंट्स बाहर आकर रिसर्चर से पूछता है कि तुम पता कर सकते हो कि कौन सा एरिया फिलहाल सेफ है। वो कहता है मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला अंदर आकर बताता है कि लावा हमारी तरफ आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो उस ऑफिसर से कहता है कि अपनी नौकरी को गोली मारो, हमें अपनी जान बचानी है, कैदियों को छोड़ो। पुलिस के जाते ही एरिक चाबी लेकर अपनी बहन मैरी को बाहर निकालता है और एक कैदी को भी, और वो लोग वहां से निकलते हैं। बाहर आते ही उन दोनों को फ्रेडरिक मिलता है जो उन्हें बोलता है कि भागने का कोई फायदा नहीं क्योंकि सारे बोट जा चुके हैं। एरिक बोलता है मेरे पास एक बोट है, और वो लोग वहां से निकलते हैं। बोट तक पहुंचने के बाद जैसे ही वो लोग निकलने वाले थे वहां पर वही दूसरा कैदी आ जाता है बंदूक लेकर, और उन लोगों से कहता है बोट को छोड़कर यहाँ से चले जाने, और वो फोन करके अपने लोगों को भी वहां पर बुलाने लगता है। एरिक और उस बदमाश कैदी में लड़ाई होने लगती है और गोली चल जाती है जो गोली एरिक को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। मैरी रोने लगती है और फ्रेडरिक उस कैदी से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो कैदी उसे डुबाने लगता है। फ्रेडरिक को पानी के अंदर में एक पत्थर दिखता है और वो उसी पत्थर से उस कैदी को मार डालता है। वो उस कैदी का बंदूक उठाता है और मैरी को लेकर वहां से निकलता है क्योंकि वहां कैदी के साथी लोग भी पहुंच गए थे, मगर किसी तरह फ्रेडरिक और मैरी वहां से निकलते हैं। जेम्स रिसर्चर से आकर बात करता है और वो बताने लगता है कि लापामा की हालत बहुत ही बुरी है, लेकिन लोगों के बचने के लिए बताता है कि एक पॉइंट है टेनेरिफ में जहां के सुनामी के लहरों से बचा जा सकता है, चाहे वो लहरें कितनी भी ऊंचे ही क्यों ना हो। आखिर में उन्हें सेफ स्पॉट मिल ही जाता है जिससे कि उनकी उम्मीद बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ टेनेरिफ एयरपोर्ट में देखते हैं कि सभी लोग वहां से भी निकलने की कोशिश कर रहे थे। जेनिफर अपने बच्चों के साथ निकलने वाली थी, उनका पासपोर्ट चेकिंग हो रहा था और वो लोग फ्रेडरिक का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ फ्रेडरिक और मेरी को सामने में एक बीच नजर आता है। जेंस अपनी सुपीरियर को सेफ स्पॉट के बारे में बता देता है, लेकिन उसकी सुपीरियर बोलती है कि अगर गवर्नमेंट हर लोगों को बोलती है सेफ स्पॉट में जाकर अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहां जाकर भी अगर वो लोग मारे जाते हैं तो सारा ब्लेम हमारे ऊपर आएगा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपनी फैमिली को लेकर बेचैन हो, लेकिन तुम अब लाइन क्रॉस कर रहे हो। इधर एयरपोर्ट में सारा को चार्ली देखने को मिल जाती है और वो जाना चाहती है, लेकिन जेनिफर उसे मना करती है। सारा वादा करती है कि वो समय पर आ जाएगी। अपने आखिरी वक्त में अल्वारो और हाकुर ज्वालामुखी के करीब चले जाते हैं। जेनिफर अपने बेटे के साथ फ्लाइट पे चढ़ जाती है और वो अटेंडेंट से कहने लगती है कि मेरी बेटी भी आने वाली है। अटेंडेंट बोलती है कि अगर उसके पास रिस्ट बैंड है तो वो आ जाएगी, और फ्लाइट में वो अपने पति के दोस्त को भी देखती है। सारा चार्ली से मिलती है, लेकिन चार्ली के पास में रिस्ट बैंड नहीं था। कहती है वो नहीं जा सकती, मगर सारा दिखाती है उसके पास 2 रिस्ट बैंड था। एक असली में उसके पापा के लिए था। अल्वारो और हाकुर एकदम ज्वालामुखी के मुंह तक पहुंच गए थे, लावा के करीब, और मरने से पहले वो वहां का नजारा देखने लगते हैं। हाकुर वहां पर दारू लेकर आया था जिससे वो लोग मजे में पीने लगते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद मैरी और फ्रेडरिक को गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और पहाड़ का खिसकना शुरू हो चुका था। मतलब अल्वारो और हाकुर अब मर चुके होंगे। मैरी और फ्रेडरिक देखते हैं कि लहरें उनकी तरफ आ रही थी और उनके पास करीब 20 मिनट का समय था। प्लेन टेक ऑफ होने वाला था, इसलिए जेनिफर अपनी बेटी के लिए वापस से उतर जाती है। जेम्स को भी खबर मिलती है लैंडस्लाइड शुरू हो चुका है, जिससे कि उसे अपनी बहन जेनिफर और बच्चों के लिए टेंशन होने लगती है और मीडिया कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन फिर भी वो वहां जाकर मीडिया से कहने लगता है कि हमें सेफ स्पॉट के बारे में पता चला है जो कि टेनेरिफ में है और वहां जाने से सुनामी का उन पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जेम्स को वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। फ्रेडरिक को जेम्स का मैसेज आता है और वो उसे सेफ स्पॉट के बारे में बता देता है और वो मेरी को इस बारे में बताता है और वो कहती है कि हमें एयरपोर्ट जाना होगा, लेकिन फ्रेडरिक बोलता है हमारे पास समय नहीं है, हमें सेफ स्पॉट जाना होगा। इधर हम देखते हैं कि चार्ली और सारा फ्लाइट में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन जेनिफर और टोबायस कहीं दिख नहीं रहे थे। तभी सभी पैसेंजर की नजर सुनामी पर जाती है। सारा अपनी माँ को कॉल करती और जेनिफर तो एयरपोर्ट के अंदर आ गई थी। जेनिफर अपनी बेटी से कहती है तुम प्लेन से उतरना मत। तभी चार्ली को सेफ स्पॉट का मैसेज आता है और वो मैसेज अपनी माँ को भेज देती है। एयरपोर्ट में एक वर्कर भी था जो उन दोनों को देखकर कहने लगता है कि आपको हमारे साथ चलना चाहिए, यहाँ रहना सेफ नहीं है, हम लोग पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। टोबायस लोकेशन समझ गया था और वो कहता है कि इस सेफ स्पॉट का नाम है ला कलेटा। वो आदमी कहता है मैं ये जगह जानता हूँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। फ्रेडरिक और मैरी उस जगह जा रहे थे। इधर फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है, लेकिन रनवे पर एक क्रैक हो जाता है जिससे कि फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाती।
गई और बड़ी सी सुनामी एरोप्लेन को हिट कर देती है और सारे पैसेंजर्स पानी में डूब जाते हैं। इधर जेनिफर अपने बेटे के साथ और बाकी लोग सेफ स्पॉट की तरफ जा रहे थे। फ्रेडरिक और मैरी आखिरकार सेफ स्पॉट तक पहुंच जाते हैं और दो तरफ से ऊंची लहर एक दूसरे से टकराती है और कुछ सेकंड्स में ही लहरें शांत हो जाती हैं और वो लोग आसानी से सेफ स्पॉट पहुंच जाते हैं। अब बड़ी लहरें भी शांत हो चुकी थी और उस जगह पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। फ्रेडरिक एक आदमी से बात करता है, पूछता है कि एयरपोर्ट का क्या हुआ, तो वो कहता है पता नहीं, लेकिन सब कुछ तो तबाह हो गया। दोनों वहीं पर बैठे हुए थे कि तभी फ्रेडरिक को वहां पर उसकी पत्नी और उसका बेटा मिलता है। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। इधर हम वापस फ्लाइट के अंदर देखते हैं जहां सुनामी के शांत होने के बाद फ्लाइट के अंदर से पानी तो निकल चुका था, लेकिन ज्यादातर लोग मर चुके थे। सारा को होश आता है और वो चार्ली को उठाने की कोशिश करती है। अटेंडेंट भी जिंदा थी और दोनों मिलकर चार्ली को CPR देने की कोशिश करते हैं। आखिर में चार्ली होश में आ जाती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं उन्हें बर्बादी का मंजर नजर आता है। फिर न्यूज में भी दिखाया जाता है कि किस तरह इस आपदा के वजह से भारी नुकसान हुआ। जेम्स ये सब देखकर काफी टेंशन में था। तभी उसे मिलने के लिए उसकी कलीग कैरिन आ जाती है उसे संभालने के लिए और उसे कहती है कि रिपोर्ट आई है कि जितने लोग उस सेफ स्पॉट पर पहुंचे थे वो सब के सब बच गए। सैकड़ों लोग आए थे, वो सब बच गए और उसमें तुम्हारी बहन जेनिफर भी है। जेम्स राहत की सांस लेता है और कैरिन उसे कहती है तुमने कई लोगों की जान बचाई। इधर आखिरकार सेफ स्पॉट में सारा और चार्ली भी पहुंच जाते हैं और फिर पूरा परिवार एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। फ्रेडरिक मैरी को देखता है और इशारों में उसे थैंक यू कहता है। फ्रेडरिक का परिवार तो बच गया था, लेकिन मैरी ने अपने भाई को खो दिया। वो अपने भाई को याद करने लगती है जो हमेशा टर्टल्स के बारे में बातें करता था। कहा करता था कि टर्टल्स डायनासोर से भी बहुत पुराने हैं और उन्हें इस पृथ्वी के बारे में सबसे ज्यादा पता है। जब भी कोई मुसीबत आने वाली होती है टर्टल्स को पता चल जाता है और अगर हमें उनकी तरह लंबा जीना है तो हमें प्रकृति को सुनना होगा। और इसी के साथ ला पाल्मा सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।